राइट। तो हम लोग जो है वो कल हमारा एक्सियल स्केलेटन तक हमारा हो गया था, और एक्सियल स्केलेटन में हमने सारी बोन्स, इसमें हमारी सिर्फ बोन्स हैं खाली, है ना। तो अब हम लोग जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोग पहले जो है वो समझ चुके हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे तब भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है हर चीज़ को समझने में। इसमें जो है वो बोन्स के शेप्स हैं हमारे पास, और बोन्स के हमारे पास नाम है, ठीक है नहीं। तो अपेंडिकुलर तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो हिस्से बॉडी के आपके लटके हुए हैं, फ्रॉम शोल्डर टू फिंगर्स, फ्रॉम हिप जॉइंट टू टोज, है ना, ये हमारे जो है वो सब अपेंडिकुलर में आते हैं। और एक्सियल में वो आते हैं जो हमारे बॉडी के बीच में आती हैं। जितनी बोन्स बॉडी के बीच में आ रही हैं वो सारी की सारी जो है वो हमारी एक्सियल में है, फ्रॉम हेड टू टेल बोन, ठीक है नहीं, यहाँ तक ये पूरा हमारा जो है वो एक्सियल स्केलेटन था। तो हम लोगों ने कल वो एक्सियल स्केलेटन के बारे में बात करी। रिब केज हम लोगों ने छोड़ दिया था, है ना। रिब केज को हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। वो तब डिस्कस करेंगे जब हमारे पास मीन्स हम लोग वर्टिब्रल कॉलम को डिस्कस करेंगे आगे चल के, तब हम उसके साथ, क्योंकि उसी से अटैच्ड हैं वो चीज़ें, राइट। अपेंडिकुलर में आगे बढ़ा, राइट, और आगे चलो। ओके फाइन, ये हमारे पास शोल्डर है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ शोल्डर है, यहाँ पे हमारे पास एल्बो है, यहाँ पे हमारे पास रिस्ट जॉइंट है, देन हमारे पास ये थंब है, देन हमारे पास ये फिंगर्स हैं, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये सारी चीज़ें नहीं। तो हमारा शोल्डर जॉइंट जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अभी आप देखो 90, देखिए जब हम लोग एनाटॉमी में बात करें ना एंगल की या मीन्स इस तरीके की कोई भी चीज़, तो बिल्कुल प्रिसाइज उसको हमें ज्योमेट्री के फॉर्म में नहीं नापना है, यानी हाँ वो थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है, ठीक है नहीं। ओके फाइन। तो हमारे पास जो है वो ये लंबी वाली जो बोन है दैट इज़ कॉल्ड क्लैविकल, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है। दैट क्लैविकल इज ऑल्सो कॉल्ड बाय द नेम कॉलर बोन, राइट, क्योंकि बिकॉज अवर कॉलर ऑफ आवर शर्ट रेस्ट ऑन दैट बोन, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज कॉलर बोन, राइट। ये बोन हमारी जो है वो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ा। तो हमारे पास जो है वो एक तो क्लैविकल है, ये हमारे पास ये जो बड़ी वाली है, राइट, चौड़ी, दिस वन, यार वो लेके आना जरा बोन्स का वो, ये बंद कर दें लाइट्स, ओके बंद करिए, उठ के जाइए वहाँ विवेक से क्या देना ज़रा, वो बोन्स का वो दे देगा। लाइट बंद कर, थोड़ी सी 2-3 लाइटें बंद कर दो। ये हमारा स्कैपुला है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज शोल्डर ब्लेड, शोल्डर ब्लेड, बस 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 काफ़ी, राइट, दिस इज कॉल्ड शोल्डर ब्लेड। ये शोल्डर ब्लेड का काम है शोल्डर्स को आगे ले जाना, पीछे ले जाना। अगर ये बोन हमारी ना हो, राइट, हमारी इसकी मसल्स हों और बोन ना हो, तो हम ये वाला मूवमेंट इस तरीके का नहीं कर पाएंगे, ये हम ऊपर वाला मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात है वो मसल्स खींच रही हैं उसको, उस बोन को मसल्स खींच रही हैं, लेकिन बोन नहीं होगी अगर, तो फिर हमारा मैकेनिकल लोड जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, मूवमेंट हमारा क्रिएट नहीं होगा, राइट। तो हमारा ये स्कैपुला है, अभी हम लोग देखेंगे उसको लाइव बोन में, और देखें आगे, राइट। दिस वन इज ह्यूमेरस, है ना। ओके फाइन, ये हमारी ये लंबी बोन है ओरिजिनल, ऐसा करके, राइट, अपर आर्म बोन, अपर आर्म बोन, ठीक है। इसका एक हेड है ऐसा, अभी आपने देखा है वो यहाँ पर जो है वो फिक्स है, ये यहाँ पर इसका राउंड एक बॉल टाइप है, यहाँ पर उसने जो है वो एक सॉकेट है, उस सॉकेट में उसने बॉल फिट कर रखी है अपनी, राइट। तो ये जो है ये जॉइंट हमारा कहलाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है ना। ये उसकी बॉल है हड्डी की, बॉल इज ऑलवेज विद हड्डी, मीन्स दैट लॉन्ग बोन हमेशा लॉन्ग बोन के साथ होगी। तो एक हमारा हेड जो है वो ह्यूमेरस में है, और दूसरा हेड हमारा एक और है, वो कहाँ है, नहीं हमारे कौन से बॉडी पार्ट में है वो,
हाँ दैट्स इट, वो हमारे फीमर में है। ओके फाइन, दिस वन इज आवर स्कैपुला, दिस इज नॉट कॉलर बोन, दिस इज शोल्डर ब्लेड, दिस इज शोल्डर ब्लेड, है ना। आपकी पीठ पे ये ऐसे चिपका हुआ है। मीन्स अगर मैं इस तरीके से आपको बोन शो कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं शो कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आपका मुंह उधर की तरफ है, जैसे है अभी, राइट। तो अभी आपका ऐसे फिक्स है, राइट। ये कौन सा वाला है? स्कैपुला, राइट, राइट साइड वाला स्कैपुला। एक ऐसा ही स्कैपुला इधर होगा और इसकी बोन इधर की तरफ है, उसकी बोन इधर की तरफ होगी, ठीक है नहीं। तो ये हमारा जो है वो पूरा एक स्कैपुला है, अंदर से पीठ के अंदर जहाँ का हिस्सा ये चिपका हुआ है। अब ये जो है वो ऐसे मूव करेगा, मीन्स इस वाले शोल्डर में, राइट। देन ये ऐसे मूव करेगा अप एंड डाउन इस वाले मूव में, ठीक है नहीं। ओके, अब ये सिंपल मूवमेंट ऐसे नहीं करता, कोई भी हमारा बॉडी ऑर्गन आमतौर से ऐसे नहीं करता जैसे मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे कर रहा है। ये तो यहाँ से तो हमारे मूवमेंट शुरू हो रहे हैं, राइट। अभी ये बड़े कॉम्प्लेक्स मूवमेंट करेगा। अभी आप सोचो, आप वॉलीबॉल में स्मैश मारना है आपको, राइट। तो ये ऊपर भी उठेगा, राइट। ये साथ में उसी वक्त, जिस वक्त ये ऊपर उठ रहा है उसी वक्त ये ऐसे भी हो रहा है, जाएगा ना, नहीं तो आपका फॉलो थ्रू नहीं होगा। तो ऐसा भी जाएगा ये, राइट। ये ऊपर भी उठेगा, ये ऐसे भी जाएगा, राइट। एंड देन उसको फौरन ही नीचे भी आना है उसी वक्त। इसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा, इसके साथ बहुत सारी मसल्स लगी हुई हैं हर तरफ, चारों तरफ इसके मसल्स लगी हैं। अब ये सारी मसल्स जो हैं वो मीन्स एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं, राइट। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन को आगे हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे कोऑर्डिनेशन को हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं? राइट। आपके पास 2 मिनट हैं, लिखो जल्दी से कुछ भी जो आपको समझ में आया अपने नोट्स के लिए। तो हमारा ये स्कैपुला जो है वो ऊपर भी काम कर रहा है, साइड में भी काम कर रहा है, वो डायगोनल भी काम करेगा, है ना, मिक्स्ड हमारे वो करेगा। प्लस आप जिस वक्त हाथ ऐसा रोटेट करते हो, यानी तो ये उसी वक्त ऊपर भी उठ रहा है, उसी वक्त नीचे भी जा रहा है, उसी वक्त साइड में भी जा रहा है, उसी वक्त फिर। अब ये जैसे जैसे आपके ये अपर आर्म, जैसे जैसे अपर आर्म का आपका एंगल चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे इसका स्कैपुला का जो है वो या तो ब्रॉड होता जाएगा या पीछे की तरफ आता जाएगा, ठीक है नहीं, राइट। देन हमारे पास जो है वो ह्यूमरस है। ये ह्यूमरस की बॉल है, राइट। बिल्कुल अलग से ये बॉल है। ये बॉल, ये शैफ्ट, ये एपिफाइसिस, ये शैफ्ट, कल हम लोग बात कर रहे थे ना, शैफ्ट, SHAFT, शैफ्ट, ये रॉड टाइप। देन उसके ये हेड्स, एपिफाइसिस, राइट। देन हमारे पास ये हेड, और ये जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं हम लोग नेक। नेक, ये हाथ हमारा जो है ये अभी ऐसे है, फॉर एग्जांपल अभी ये हाथ हमारा ऐसे जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, राइट। अगर ये ज़्यादा ऐसे हो गया, झटके से ऐसे हो गया, तो ये या तो बाहर निकल जाएगा, या नेक अगर थोड़ा सा भी कमज़ोर पड़ जाएगा तो ये टूट जाएगा। आमतौर से आपने देखा होगा ना कि जो थोड़ी सी उम्र के लोग हो जाते हैं तो उनका हिप जॉइंट, ये फीमर का नेक टूट जाता है, राइट। स्पोर्ट्स पर्सन्स का आमतौर से डिसलोकेट हो जाता है, और अगर डिसलोकेट नहीं हो पाता किसी वजह से, मीन्स बॉडी जो है वो, उसके अंदर ऐसा मैकेनिज़्म मौजूद है हमारी आपकी बॉडी के अंदर कि अगर हम थोड़ा सा भी कॉन्शियस हैं, ज़रा सा भी कॉन्शियस हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो मीन्स अपने को जो लेसर डिग्री की जो चोट होगी वो आपको पहुंचा देगी, और जो ग्रेटर डिग्री की चोट होगी उसको अवॉइड कर देगी। लेसर डिग्री की चोट, कम से कम दर्जे की चोट मार देगी। अगर चोट मारनी ही है उसको, पहले तो चोट लगनी नहीं चाहिए, ये आपका दिमाग नहीं कह रहा,
ये आपकी बॉडी का अंदर एक सिस्टम है वो कह रहा है चोट लगनी नहीं चाहिए, 100% सेफ्टी होनी चाहिए। अगर चोट लगनी है मतलब असंभव है बचना, इम्पॉसिबल इट इज़, तो फिर वो आपको बड़ी चोट से बचाएगी और वो छोटी चोट आपको लगने देगी। फॉर एग्जाम्पल आपका नेक टूटे और जॉइंट डिसलोकेट हो, इनमें से बड़ी चोट क्या है? नेक टूटना बड़ी चोट है, राइट। वो 101% बॉडी अगर इम्पॉसिबल है तो आपकी बॉडी कोशिश करेगी 100% कि इसको डिसलोकेट कर दे। इस दो के अलावा उसके बाद चारा नहीं है तीसरा। कभी ऐसी सिचुएशन फंस सकती है बॉडी के साथ, ओके फाइन। आपने एक्सरसाइजेस करके इसके जितने भी बैंड्स थे, मींस टेंडन्स, लिगामेंट्स, फेशिया, वो सारे आपने इतने स्ट्रॉन्ग कर रखे थे कि वो डिसलोकेट हो ही नहीं पा रही किसी तरीके से, तो फिर वो तोड़ देगी इसको। क्योंकि तोड़ इसलिए नहीं देगी कि आपको तकलीफ पहुंचानी है उसको, तोड़ इसलिए देगी कि अगर वो नहीं तोड़ेगी तो फिर आपका उससे बड़ा खतरा कोई और पैदा होने जा रहा था। मीन्स से फॉर एग्जाम्पल वो कोई ऐसी चोट लगने जा रही थी जिससे आपका हाथ काटना पड़ जाता पूरा, तो उसने आपके हाथ काटने को बचा के क्या किया उसने, अब उसके कंपैरिजन में ये छोटी चोट है कि आपका ये नेक टूट जाए। यहां तक बात समझ में आ रही है ना, है ना? तो ये हमेशा का, ये बॉडी का हमेशा का प्रिंसिपल है, ऑलवेज हमेशा का प्रिंसिपल है कि वो आपको बड़ी चोट से बचाएगी, छोटी चोट में आपको इन्वॉल्व कर देगी अगर उसके पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होगा तो, और अगर तीसरा ऑप्शन होगा तो वो भी फिर वो देखेगी, राइट। तो ये हमारे पास इसका ये हेड है, बॉल है, ये बॉल टाइप की है, उसके अंदर सॉकेट है, वो ऐसे ये मूव करता रहता है। ये आप इसको रोटेट कर लेते हो तो ये पूरी रोटेट भी हो जाती है, पूरी ये एक्सटेंड भी हो जाती है, लेकिन ये सब होगी अपने ही उससे सॉकेट के अंदर रहते हुए, राइट। कहीं से आपके जो बैंड्स हैं जब वो ढीले हो जाते हैं, ख़ास करके स्कैपुला और इसके बैंड्स, लिगामेंट्स, बोन टू बोन के, राइट। क्या कहते हैं बोन टू बोन के लिगामेंट को? आर्टिकुलेशन, राइट। इनको ट्रू लिगामेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू लिगामेंट्स। लिख लीजिए जल्दी से, कहीं सवाल आ जाए आपको उसमें। Articulation ligaments are also called as true ligaments. Okay, fine. इस बात को भी एक बात और समझ लें बहुत अच्छे से। ट्रू लिगामेंट्स जब हमने बोला, एनाटॉमी की फील्ड में ऐसा भी होता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपने बोला ट्रू लिगामेंट्स, तो इसका क्या मतलब हुआ? बाकी के जो लिगामेंट्स हैं वो फॉल्स हैं। भाई वो ट्रू हैं अगर, तो क्या ये फॉल्स हैं? नहीं, वो फॉल्स नहीं है। मीन्स चूंकि मशहूर लिगामेंट्स जो हैं वो आर्टिकुलेशन लिगामेंट्स के नाम से मशहूर हैं, वो मीन्स लिगामेंट्स के नाम से मशहूर हैं, सिंपल। इस वजह से इनको किसी ने भी पहले कहा तो ट्रू कह लिया। इसी वजह से आर्टिकुलेशन लिगामेंट या ट्रू लिगामेंट या सिंपल लिगामेंट, राइट। लेकिन ट्रू लिगामेंट जब हमने बोला तो इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि दूसरे जो लिगामेंट्स थे, कौन कौन से थे? अम्बिलिकल कॉर्ड और पेरिटोनियम या डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम, राइट। तो ये फॉल्स लिगामेंट्स हैं। फॉल्स लिगामेंट्स तो ये होगा कि झूठे हैं ये लिगामेंट्स। नहीं, झूठे नहीं हैं, वो लिगामेंट्स सच में लिगामेंट्स ही हैं, लेकिन चूंकि बॉडी में ये बहुत ज़्यादा हैं आर्टिकुलेशन वाले, राइट, इस वजह से इनको हमने किसी ने भी नाम दिया तो उसने ट्रू नाम दे दिया। वो नाम आज हम और आप डिस्कस कर रहे हैं बस, राइट। आगे बढ़ो। तो हमको जो है वो ये याद रखना है सिंपल कि मीन्स बोन्स कौन सी कहाँ पे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये 5 सिस्टम्स आपकी फिजिकल एजुकेशन की जान है। अब देखो, जब आप भागना शुरू करते हो तो आपको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम चाहिए, आपको जो है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिए, और इनको गवर्न करने वाला आपको नर्वस सिस्टम चाहिए। ओके, अभी मैं अब ये नहीं कह रहा कि आपसे कि दूसरे सिस्टम्स नहीं चाहिए। रात में खाना नहीं खाया होता, डाइजेस्टिव सिस्टम से सही से काम नहीं किया होता, ये 5 सिस्टम फेल हो जाते हैं।
राइट। लेकिन प्रीडोमिनेंटली आपको इन 5 सिस्टम्स की नॉलेज तो अच्छी होनी चाहिए, राइट। यही सारे सिस्टम्स आपके जो हैं वो या तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में आएंगे, स्पोर्ट्स मेडिसिन में आएंगे, किन्जियोलॉजी में आएंगे, बायोमैकेनिक्स में आएंगे, साइकोलॉजी में आएंगे, मोटिवेशन में आएंगे। ये सारे, ये 5 ज़्यादातर, दूसरे भी आएंगे लेकिन दूसरे बहुत कम लेवल पे आएंगे, राइट। ओके, तो ये हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं इसके बारे में। आगे करो, आगे करो। और ओके फाइन, इसके बारे में, स्कैपुला के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इनका प्लेसमेंट मैं बस दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर ये इस तरीके से प्लेसमेंट होता है। बाकी नाम याद रखना आपको ज़रूरी है ताकि आप कैडेवर पे जिस वक्त देखो तो आपको ये फ़ौरन आपको मालूम चल जाए, अच्छा ये स्कैपुला है। या वो छू रहे हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल उन्होंने वहाँ से कट लगाना शुरू किया स्कैल्पेल से, अपने छुरे से, तो उन्होंने कट लगाना शुरू किया तो आपको समझ में आ जाए कि अच्छा अब स्कैपुला दिखाई दे जाएगा हमको, बगैर उनको बताए। हम फिजिकल एजुकेटर्स को पता होना चाहिए कि अच्छा यहाँ छू रहे हैं, यहाँ से कट लगाना शुरू कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ स्कैपुला होगा, है नहीं। या वो यहाँ कट लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि स्कैपुला की वो रॉड होगी, प्लस हमको जो है वो ह्यूमरस का बॉल दिखाई दे रही होगी अभी थोड़ी देर के बाद, जब वो मसल असल फैट वैट हटा देंगे, राइट। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि किस लोकेशन में कौन सी बोन हमारे पास अवेलेबल होगी, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे और आगे और आगे और आगे, सब 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 हम लोग कर चुके। चलो चलो चले चले, है ना, राइट। वो जो उसकी लंबी वाली रॉड थी, ये स्कैपुला की, ये दिस इज कॉल्ड स्पाइन, स्पाइन ऑफ स्कैपुला। आप चाहें तो लिख लीजिए इसको। पोस्टीरियर साइड पे। स्पाइन ऑफ स्कैपुला, राइट। आगे बढ़े। ओके फाइन, ये हमारी लार्जेस्ट बोन है हमारे आर्म की, है नी। वो सब हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं। आगे चलें, आगे आगे आगे। ओके फाइन 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 फाइन, रुक जाओ, राइट। दिस इज द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। ये जो हेड था जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, जिसको हम लोग अभी तक एपिफाइसिस कह रहे थे, ये वाला जो हिस्सा है ये ग्रेटर ट्यूबरिकल है, ग्रेटर ट्यूबरिकल। इसको लिख लीजिए, ग्रेटर ट्यूबरिकल ऑफ ह्यूमरस, पूरी ह्यूमरस का ग्रेटर ट्यूबरिकल है ये। ट्यूबरिकल कहते हैं कोई उठी हुई चीज़, जैसे छोटी सी हिल उठी हुई होती है ना ज़मीन से, राइट, वो चीज़, दैट इज ग्रेटर ट्यूबरिकल। ओके, जिसको हम लोग अभी ये नेक कह रहे थे, ये एनाटॉमिकल नेक, टेक्निकल नाम। वैसे आप सिंपल नेक कह लो इसको, तो आप नेक कहोगे तो सब लोग समझेंगे, आप भी समझोगे, लेकिन टेक्निकल नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो फिर आपको टेक्निकल नाम बताना होगा, देन दैट इज एनाटॉमिकल। आगे। ओके फाइन फाइन फाइन, है ना। एल्बो के साथ में जो इसका चौड़ा हिस्सा है तो वो एपिकोंडाइल, अगर वो इधर की तरफ है बाहर की तरफ तो वो लेटरल, अगर वो आपकी बॉडी की तरफ है तो वो मीडियल, अगर वो बाहर है तो लेटरल, और अगर वो बॉडी की तरफ है तो वो मीडियल। पीछे करना। राइट, हमारी जो ये हम लोग एनाटॉमी पढ़ते हैं, कॉपी रख दी है आप लोग अपनी, कॉपी पेन पेन वैन जितना भी है सब चीज़ें रख दी है। खड़े हो जाइए सब लोग, थोड़ा डिस्टेंस बनाए खड़े हो, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बनाए खड़े हो। ओके फाइन। देखिए हर चीज़ का अपना एक मतलब बात करने का कोई ना कोई एक रिलेशन होता है, हम उस रिलेशन में ही बात करते हैं और हम उस रिलेशन में ही चीज़ों को समझ पाते हैं, किसी संदर्भ में चीज़ों को समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपसे कहूँ कि ये हाथ छोटा है या बड़ा है, आप क्या कहोगे? टाइम लग रहा है ना कहने में, क्योंकि इसके रिलेशन में दूसरा हाथ नहीं लगा हुआ है, नहीं?
अभी इसके रिलेशन में कोई 10 साल के बच्चे का हाथ लग जाए फॉर एग्जांपल ऐसा, अभी आप फ़ौरन बोल दोगे कि हाथ बड़ा है। बिना रिलेशन के, बिना संदर्भ के हम कोई भी बात नहीं कर पाते। कोई भी चीज़, हमारी जितनी भी ज़िंदगी है, पूरी ज़िंदगी हमारी जो है वो संदर्भ पे टिकी हुई है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप खुद भी सोच सकते हो, मैंने तो एक एग्जाम्पल आपको लिया, राइट। द सेम इज़ ट्रू विद द साइंस ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी की ये जितनी भी स्टडी है, वो आगे चल के आएगा, एनाटॉमी की जितनी भी स्टडी है वो एनाटॉमी की पोजीशन पे होती है। इसको हम लोग बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन, राइट। बॉडी की एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, उस पोजीशन में हम कैडेवर को रखते हैं और फिर हम जो है वो पूरी बॉडी, चाहे वो प्रोन पोजीशन में हो, प्रोन मतलब चेहरे के बल गिरी हुई हो, और चाहे वो सुपाइन हो, पीठ के बल और मुंह आसमान की तरफ, राइट। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है? दोनों पैर पैरेलल करिए, अपने करते जाइए साथ साथ, गैप कम करिए, पैरों को स्ट्रेट करिए, बिल्कुल थोड़ा सा गैप करिए, राइट। कमर बिल्कुल सीधी, इस तरीके से कि घुटने, टखने के ऊपर घुटने, घुटनों के ऊपर आपका हिप, हिप के ऊपर आपका सीना, सीने के ऊपर आपका शोल्डर, और देन शोल्डर के ऊपर आपका चेहरा, पूरा सिर ऐसा रखा हुआ। एडजस्ट करिए, देखिए, मुझे मत देखिए, अपनी बॉडी को महसूस करने की कोशिश करिए। जब बॉडी आपकी पूरी इवनली बैलेंस्ड हो जाए आपके उस पर, देन आप अपने हाथों को ऐसा करिए, बाहर की तरफ निकाल दीजिए। अभी आप देखिए, बाहर की तरफ निकालिए। अच्छा, अब आप जो है वो अपने जो पाम है उसको वापस अपने पैंट की क्रीज से लगाइए। अभी आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, आपका हाथ जो है वो वापस सीधा हो गया। अभी आप करिए ऐसा, अभी आप देखिए बाहर की तरफ निकल गया। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? ओके फाइन। सामने देखना है हमको, अब कहीं नहीं देखना। अभी हमको ट्रू एनाटॉमिकल पोजीशन में आना है। पैर सीधे हैं आपके, आपकी बॉडी पूरी एक दूसरे के ऊपर रेस्ट कर रही है, आपके हाथ जो हैं वो नॉर्मल रिलैक्स्ड पोजीशन में साइड में लटके हुए हैं। सिंपल आपको हाथों को बाहर निकाल के रख देना है। सामने देखिए, बिल्कुल अपने आईज़ का जो लेवल है उस लेवल पे देखिए। अगर आपने ऊपर देखा या आपने उस लेवल से नीचे देखा तो एनाटॉमिकल पोजीशन आपकी छूट गई, राइट। हाथों को अगर आप ऐसे करेंगे तो एनाटॉमिकल पोजीशन आपकी छूट गई। दिस इज योर एनाटॉमिकल पोजीशन, सिंपल। यहां तक बात क्लियर हो रही है आपको? नहीं हुई? सबको क्लियर नहीं हो रही? ओके फाइन। कानों से सुनिएगा, आंखें सामने ही रखिएगा। इसमें जितने भी, अब आपका स्पाइन है और स्पाइन से बाहर की तरफ हम चल रहे हैं। जैसे जैसे हम स्पाइन के बाहर की तरफ चलेंगे वैसे वैसे हमारे मूवमेंट जो है वो हम लेटरल कहते जाएंगे उसको। लेटरल मतलब साइड में। और जैसे जैसे हम स्पाइन की तरफ चलते जाएंगे तो हम उनको मीडियल बोलेंगे। मीडियल साइड, मीडियल मतलब बीच का साइड, बीच का साइड मतलब स्पाइन वाला साइड, राइट। अभी आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो। अभी हम लोगों ने लेटरल एपिकॉन्डाइल और मीडियल एपिकॉन्डाइल, तो लेटरल एपिकॉन्डाइल हमारा ह्यूमरस का वो हिस्सा है जो बाहर की तरफ निकल रहा है, दैट इज लेटरल। और जो हमारी कमर की तरफ है, पेट की तरफ है, ह्यूमरस का जो हिस्सा, दैट इज मीडियल एपिकॉन्डाइल। तो लेटरल एपिकॉन्डाइल और मीडियल एपिकॉन्डाइल। यहां तक बात क्लियर हो गई? राइट, बैठ जाइए, दैट्स इट। ओके, यहां मैंने एक सवाल पूछा है, इज दिस ऑल्सो अ ह्यूमरस? Humerus, humerus, humerus. This is humerus now. We are talking about humerus. We are discussing about humerus. Is this also a humerus? Humerus मतलब, humerus मतलब ये humerus मतलब हंसी मजाक, राइट। बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीन्स स्पेलिंग अलग होती है लेकिन उच्चारण सेम होता है उनका। ये भी ह्यूमरस, वो भी ह्यूमरस, लेकिन वो एक हड्डी है और ये एक
है नहीं? ओके राइट, वो एक मज़े की चीज़ है या कुछ भी आप इस तरीके से बोलते हैं। आगे करना। ओके फाइन। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि ये हमारी जो 3 बोन्स हैं, क्लेविकल, स्कैपुला और ह्यूमरस, ये जो है वो हमारा कौन सा जॉइंट बना रहा है? अब आपको इसमें तरह तरह के सवाल आ सकते हैं। इसमें एक सवाल ये आ सकता है कि मीन्स बनाइए कोई सवाल, जरा कोई सवाल बनाइए। अभी 3 बोन से मिलकर के ये शोल्डर जॉइंट बन रहा है आपका, ठीक है नहीं? अभी अब आपको सवाल बनाना है, कुछ भी XYZ। आपको, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आपको सवाल पूछना है। क्या पूछोगे आप मुझसे? ओके और क्या सवाल हो सकता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं इसको। और क्या सवाल हो सकता है आप लोग? कुछ खाली बैठना नहीं है, खाली बैठेंगे तो हम तो कमरे पे ज़्यादा अच्छे बैठे थे। कुछ बोलो, गलत बोलो, अच्छा है, गलत बोलो जी। लेटरल और मीडियल वाला क्वेश्चन पूछो। क्या लेटरल और मीडियल है क्या? अरे अंदर की और बाहर की क्या? अरे बाबा एपिकोंडाइल, हाँ बोलो ना एपिकोंडाइल, ऐसा करके। और आप बोलो कुछ, कोई सवाल बनाओ। अदर नेम ऑफ एपिफाइसिस, ये पूछ रहे हैं अदर नेम ऑफ एपिफाइसिस। आप क्या जवाब दोगे इसका? हाँ तो क्या, कुछ जवाब दो ना इसका। कुछ सवाल पूछा उन्होंने, कुछ ग्रेटर करके नाम था। हाँ ग्रेटर ट्यूबरिकल, है ना? ऐसा। तो आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड हमको जो है वो बना करके रखनी है, ठीक है नहीं? राइट। मैं सवाल आपसे इसलिए पूछवा रहा हूँ और आगे भी पूछवाता रहूँगा बीच बीच में, तरह तरह से हम लोग लर्निंग करेंगे। मैं इसलिए पूछवा रहा हूँ आपसे सवाल क्योंकि इंसान को जितना आता है वो उतना ही सवाल पूछ सकता है बस। मुझे भी जितना आता है, जाहिर सी बात है, मैं जो चीज़ मुझे आती ही नहीं है उसका सवाल भी नहीं आएगा मेरे जहन में, ठीक है नहीं? तो इसलिए आपकी लर्निंग फास्ट हुई या नहीं हुई, तो इसको चेक करने का ये भी एक तरीका है कि आप कितने तरह के क्वेश्चंस बना सकते हो उस पर। कभी आपको फुर्सत मिले, अगर मिले। वैसे फिज़िकल एजुकेशन में एक बार आ गए तो फिर वो मूसल पढ़ते हैं, वो टाइम मिलता नहीं है, टाइम होता नहीं है आपके पास, राइट? वो आपने देख लिया होगा 4-6-10 दिन में टाइम है नहीं आपके पास, राइट? लेकिन इन्हीं में, इसी 24 घंटे में आपको अपने को ऐसा ट्रेन करना है कि आप यू बी द मोस्ट सक्सेसफुल टीचर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, ठीक है नहीं? तो आपको इसी में टाइम निकालना होगा, इसी में सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। तो अगर आपको मीन्स कितना आता है, सिंपल आप प्लेन पेज लो, अपना पेन लो और आप उसमें जो है वो सवाल लिखने शुरू करो सोच सोच के। एनाटॉमी किया अभी तक जितने भी डिस्कशन किया है उसके आप क्या 15 सवाल बना सकते हो? अगर 15 सवाल बना सकते हो तो मतलब वो 15 चीज़ें तो आपको आती हैं पक्की। तो अपने कितनी आती हैं, सेल्फ चेक, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे करें। राइट, ओके। अभी आप देखो, ये हमारा शोल्डर जॉइंट, अभी हम कह रहे हैं कि क्लेविकल, स्कैपुला और हमारा ह्यूमेरस और स्टर्नम। अभी आप देखो, ये क्लेविकल, पीछे स्कैपुला, ये ह्यूमेरस, राइट? और ये स्टर्नम। स्टर्नम कहाँ है? बीच में। बीच में कितनी लंबी है आपकी स्टर्नम? उंगली उठाओ ऐसा, राइट? यहाँ घुसड़ दो, अंदर घुसड़ दो, सीधे बैठो, सीधे बैठो, हाँ घुसड़ दो, राइट। ये उंगली उठाओ, यहाँ घुसड़ दो, कहीं कहीं है देखो, घुसड़ दो। अरे घुसड़ो यार, अच्छे से घुसड़ो। दूसरा घुसड़ता है तो चलते हैं, अपना घुसड़ के अभी देखो ना। ओके फाइन, इतनी लंबी आपकी ये स्कैपुला, सही बोला मैंने? स्कैपुला, स्टर्नम है, भूल जाता हूँ यार मैं भी, फिजिकल एजुकेशन का हूँ ना मैं। ओके फाइन, ये आपकी इतनी स्टर्नम है। ये स्टर्नम आपकी क्या काम करती है? प्रोटेक्शन करती है, जाहिर सी बात है, सारी बोन्स प्रोटेक्शन भी करती हैं। क्या प्रोटेक्ट कर रही है? हार्ट को आपके प्रोटेक्ट कर रही है,
राइट? आपके हार्ट का मोर देन 80% हिस्सा इसके पीछे घुसा हुआ है। आपका हार्ट हाई कितना सा? इतना मुट्ठी भर का। ऐसा दादी नानी ने बताया है, इतना ही नहीं होता, लेकिन एक अंदाज़ा तो लगाना है ना कितना, खोल के तो देखेंगे नहीं। तो भाई ओके फाइन, तो इतना, राइट? अब इससे थोड़ा छोटा ही होता है, लेकिन चलो ठीक है, इतना मान लें। ओके, ज़्यादा इसका हिस्सा यहाँ रहता है, लेकिन फड़कता यहाँ है। वो हम लोग जब हार्ट पे आएंगे तो हम लोग बात करेंगे। हम लोगों को ये कहा जाता है ना कि लेफ्ट पे होता है हार्ट। स्टर्नम का मेन काम है आपके हार्ट को मेंटेन करके रखना, है नहीं? इसीलिए ऊपर वाले ने आपको बनाते पे आपकी स्टर्नम जो है वो बिल्कुल फ्लैट ऐसे रखी हुई है, ताकि कोई इस पर घूसा भी मार दे तो आपके हार्ट को कोई नुकसान ना पहुंचे, राइट? हो सकता है वो रिब्स में आपके डाल देता कुछ, और दो रिब्स के बीच में से वो घुस जाती चीज़ तो आपके हार्ट को आर पार कर देती, राइट? तो इसका मेन काम है आपके हार्ट को मेंटेन करके रखना, राइट? वो यहाँ कुछ चीज़ डालेगा तो आसानी से घुसेगी भी नहीं, मजबूत है। ओके, तो आपका हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में नहीं होता है, आपका हार्ट बीच में होता है, राइट? वो हम लोग जब हार्ट के उसमें आएंगे तो हम लोग बात करेंगे। ओके फाइन, तो ये हमारी 4 बोन्स मिलकर के, चेस्ट बोन हमारी जो स्टर्नम है प्लस हमारा शोल्डर जॉइंट, ये जो है वो 3 तरह के जॉइंट बनाती हैं। एक है ग्लीनो ह्यूमेरल जॉइंट, ग्लीनो ह्यूमेरल जॉइंट, आगे करो। दूसरा है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, आगे स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। अब ये सब देखिए बोन्स हैं, आपको एक बार स्टर्नम पता चल गई, आपको एक बार क्लेविकल पता चल गई, तो मतलब फिर अब ये आसान है सारी, बस ये अब डराने की रह गई हैं, नाम से बोलने में रह गई हैं। आप थोड़ा सा ध्यान लगा दो, 10 सेकंड का भी नहीं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक्रोमियो है नहीं, एक्रोमियो के ये यहाँ पर एक आप छू के देखो ज़रा अपने, देखो यहाँ कोई नोक सी उठी हुई है क्या आपके शोल्डर पे, कहीं है क्या? नहीं है? अरे छू के देखो ना यार, अभी कैसे पता चल गई? यहाँ इधर साइड से देखो, नहीं है? पीछे देखो कहीं है ऐसी बोन, ऐसी छोटी सी नोक निकली हुई, यहाँ पे है, राइट, है नहीं? इसको थोड़ा सा दबाना ऐसा एक उंगली से, ये अब वो पॉइंट है ऐसा, वो पॉइंट दब जाएगा आपका, ऐसा करके दबाओ ज़रा ज़ोर से। दर्द हो रहा है क्या उसमें? दर्द हो रहा है? हाँ, दैट इज राइट, दिस इज कॉल्ड एक्रोमियन, एक्रोमियन जॉइंट। ये क्लैविकल, स्कैपुला, ये पीछे से आके यहाँ जो मिलते हैं, राइट, तो ये जॉइंट जो है ये हल्का सा उठा हुआ है ऐसा, और ये जॉइंट इज कॉल्ड एक्रोमियन जॉइंट, दिस कॉल्ड इज एक्रोमियन जॉइंट। तो अभी हम कह रहे हैं इसको कि एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, क्लेविकल और एक्रोमियन का मिल करके जो जॉइंट बना हुआ है उसको हमने एक्रोमियो क्लेविकुलर, देन स्टर्नो क्लेविकुलर। हम लोग ऑलरेडी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी को लेके चल पड़े हैं, आपने देख ही रहे ना हर क्लास में, अब आपको मीन्स आते जा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं करी और अगली क्लास में ऐसे ही आ गए तो फिर पीछे का काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ज़रूर कंटिन्यूअस अपना फोकस बहुत बना के रखना है। एनाटॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको फोकस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा, 1-2 दिन आपका अगर लैप्स हो गया कोई बात नहीं है, लेकिन वो आदत में नहीं आना चाहिए कि यार चलो अरे पढ़ लेंगे फिर, नहीं, वो नहीं होनी चाहिए, राइट? ओके, आगे करें जी। ग्लीनो, ये जो हमारा जो बॉल एंड सॉकेट है ना, इसको हम लोग जो है वो ग्लीनोइड कैविटी बोलते हैं। ग्लीनोइड कैविटी, जो बॉल एंड सॉकेट की जो जगह होती है ना, जहाँ रखते हैं वो, जहाँ बॉल रखते हैं उस सॉकेट के अंदर, तो उसको हम लोग ग्लीनोइड कैविटी एनाटॉमी में बोलते हैं उसको। ग्लीनोइड, GLENOID, ग्लीनोइड कैविटी। कैविटी कहते हैं जैसे छोटा सा मतलब होता है ना, कोई गुफा टाइप की चीज़, उसके अंदर रख दी कोई चीज़ हमने,
तो दैट इज कैविटी। या दांतों में कैविटी हो जाती है तो वो क्या होता है, दांत है प्लेन है, उसमें छेद हो गया छोटा सा, है नहीं, तो कैविटी बन गई उसमें, तो दैट इज कैविटी। कोई रेगुलर चीज़ हो और उसमें थोड़ा सा कुछ छेद सा हो जाए और उसके अंदर कोई चीज़ ऐसा चली जाए, तो दैट इज कैविटी। तो ग्लिनोइड कैविटी, दैट इज कॉल्ड ग्लिनोइड कैविटी। तो ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट मतलब वो ग्लिनोइड कैविटी प्लस वो ह्यूमरस मिल करके ग्लिनो ह्यूमरल। देन हमारे पास जो है एक्रोमियो क्लेविकुलर हमें समझ में आ गया, स्टर्नो क्लेविकुलर, स्टर्नम प्लस क्लैविकल, राइट। हमारा ये जो क्लैविकल एक तो यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस पे लगा हुआ है और ये दूसरा जो लगा हुआ है वो स्टर्नम के ऊपर लगा हुआ है, जरा हाथ डाल के देखना, है ना, जहाँ पे उंगली डाली तो उसके साइड में बिल्कुल। तो ये इस आपका क्लैविकल आपके स्टर्नम पे आकर के टिका हुआ है, तो दैट टिका हुआ जॉइंट इज कॉल्ड स्टर्नो क्लैविकुलर। शुरू में अगर ये नाम आपने पढ़े होते तो आपको बड़े भयावह नाम लगते, है नहीं, अभी जो है वो भयावह नहीं है। अभी है आपको एक्रोमियन पता है, आपको स्टर्नम पता है, आपको जो है वो क्लैविकल पता है, स्कैपुला पता है, ह्यूमरस पता है, ग्लिनोइड कैविटी आपको पता है। जब इतनी चीज़ें पता है तो बस अब आपको एक ही चीज़ रह गई है मिसिंग, कि जब 2 पॉइंट पे 2 हड्डियाँ आपस में मिलेंगी तो क्या बोलेंगे। तो हमने पीछे सीखने की कोशिश की थी कि 2 चीज़ों को मिलाते हैं तो वो ओ के साथ मिला देते हैं, आधा अधूरा बोल के, वही आधा अधूरा बोल के 2 को मिला दिया आपस में ओ के साथ, और तो कुछ नहीं है इसमें। ओके फाइन, आगे बढ़ो, राइट, आगे चलो। अब इसको हम लोग ज़्यादा वो नहीं करेंगे, आगे 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 आगे, राइट। ये स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके का होता है, ये हम लोगों के समझ में आ ही रहा है, अब हम लोग इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, राइट। आगे चला आगे चला। ऐसे ही एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट होगा हमारा, आगे 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 चलो, है ना, राइट। आप पीछे कर पीछे कर पीछे कर थोड़ा सा, ओके फाइन। ये सारे अपने लीगामेंट्स के साथ और सारा ग्रेटर ट्यूबरिकल के साथ, है ना, वो हमारा जो है वो एसी जॉइंट है। लाइट बंद कर दें, लाइट बंद कर दे यार, ये वाली देखना। बस 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 ठीक है, ओके फाइन। तो हमको जो है वो ये हमारा एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट अब हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आगे स्टर्नो, ऐसे ही स्टर्नम और क्लैविकल हमारी लगी हुई होंगी कहीं ना कहीं। चलो 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 चलो, ओके फाइन। ये हमारी स्टर्नम है, स्टर्नम के 3 हिस्से हैं। अभी हम लोग स्टर्नम आगे पढ़ेंगे तो हम लोग उन 3 हिस्सों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, राइट। और फिर उसके ऊपर वो जो है वो टिकी हुई है, वो हमारी क्लैविकल जो है वो एक पॉइंट से टिकी हुई है। आगे आगे बढ़े। नाउ अब हमारे नए हाथ पैर आ गए, है ना, ओके फाइन। ईयरबड देखा है किसी ने? सभी लोगों ने देखा है ईयरबड, आप लोगों के पास होगा भी, ओके फाइन, राइट। जिस वक्त माँ के पेट में आपने और मैंने अपने अपनी माँ के पेट में जब हम लोगों ने बनना शुरू किया था तो बीच का ऐसे धड़ बना था, ऐसा मान के चलो 27-28 दिन में, और उसके साथ में मतलब यहाँ पर वो छोटे छोटे से वो ईयरबड्स से निकल आए थे, इतने इतने से। अभी तो इतना बड़ा है, वो ऐसा बर्ड सा निकला हुआ था बस। ऐसे ही जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ऐसा बना हुआ था, हेडवेड था, बहुत मीन्स पहचान में नहीं आएगा, आप देखोगे उसको, लेकिन वो ऐसा है कुछ, और वो थोड़ा मोड़ा सा ऐसे कोई चीज़ बैठी हुई है, और उसके साइड में एक ईयरबड यहाँ से निकला हुआ है, एक छोटा सा ईयरबड यहाँ से निकला है, छोटा सा ईयरबड, उतना ही बड़ा, जितना बड़ा यहाँ है उतना ही बड़ा यहाँ। अब वो धीरे धीरे पे डेवलप होता है, होते होते तो वो उसको बोलते हैं मीन्स लेग बर्ड्स, आर्म बर्ड्स, वहाँ से शुरुआत होती है उसकी, ठीक है, ओके फाइन। अब ये इतना बड़ा पूरी बोन होते 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 वो यहाँ तक पहुँच जाती है। आगे भाई समझ जाइए, हाँ, ओके फाइन, है ना। अब पीछे करो पीछे करो पीछे करो, पीछे पीछे पीछे, हाँ आगे आगे करो, हाँ ओके। तो ये तो ह्यूमरस है हमारा, और आगे करो, हाँ
रेडियस और अल्ना, राइट। अब ये एनाटॉमिकल पोजीशन है, आप देखो एनाटॉमिकल पोजीशन है ना। ये हमारी बोन जो है, ये 2 बोन्स हैं इसमें, और ये ऐसा मूव करता है हमारा हाथ, और ये बोन्स जो हैं वो ऐसे एक दूसरे के ऊपर रोल कर जाती हैं, एक दूसरे पे ये दोनों बोन्स रोल कर जाती हैं। लेकिन हम लोग जब एनाटॉमिकल पोजीशन में पढ़ते हैं तो ये एक बोन एक तरफ ऐसे रहती है और एक बोन ऐसे सीधी रहती है, राइट। तो आपके अंगूठे की तरफ जो बोन होती है वो उसका नाम क्या है? रेडियस। और जो लिटिल फिंगर की तरफ है अल्ना, राइट। इस रेडियस और अल्ना ने जब जिस वक्त हम एनाटॉमी पढ़ रहे थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मुझको इस रेडियस और अल्ना ने बड़ा परेशान किया। ये याद हो के ना दें कि कौन किधर है, वो कभी दोनों इधर हो जाए, कभी कोई इधर हो जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, परमानेंट मार्कर लाया, और परमानेंट मार्कर से मैंने यहाँ पे लिखा अपने अंगूठे के ऊपर रेडियस, यहाँ लिखा मैंने अल्ना, ओके। अब वो बार बार उसको ऐसे ऐसे देखता रहता था, राइट, ओके। फिर भी कन्फ्यूजन होने लगा, तो फिर मैंने यहाँ पे बोन बनाई ऐसा करके, और थोड़ा सा पागल स्टूडेंट था मैं, ऐसा करके, राइट। और फिर जो है वो पूरी टी शर्ट, मतलब हाफ आस्तीन की टी शर्ट पहन के यहाँ आया। हमारे यहाँ कबीर सर थे, उनकी डेथ हो गई, मेरे टीचर थे वो, राइट। तो उन्होंने बहुत डांटा मुझको, ये क्या वो होता है ना, वो क्या बना लेते हैं वो टैटू टाइप। अब तो खैर टैटू का कल्चर चल गया, पहले नहीं था। वो उन्होंने बहुत डांटा, वो समझो वो टैटू बना लिया। मैंने उनको बताया, मैंने सर ये रेडियस और अल्ना बनाया मैंने, राइट। तो तब भी डांटते रहे वो, उनको सुना नहीं उन्होंने। बाद में फिर मुझे बुला करके फिर उन्होंने कहा शाबाश, पढ़ने का यही तरीका है, ओके। तो मिस मैं ये बता रहा हूँ कि हो सकता है आप में से बहुतों को ये रेडियस अल्ना परेशान ना करे। अभी मैंने आपसे इतने डिफरेंट टाइप से बात कर ली, तो हो सकता है आपको बिल्कुल परेशान ना करे, लेकिन मुझे बहुत परेशान किया था इसने, राइट। तो रेडियस अल्ना, तो ये आपके अब क्या है, अब भी रेडियस है, अब तो ऐसे घूम गई है, आधी है आधी नहीं है। अब ये ऐसे चली गई ना, इधर है तो उधर ही, और कहाँ जाएगी ये, जाएगी कहाँ, राइट। अभी मैं ऐसा कर लूँगा एनाटॉमिकल पोजीशन में तो सीधी हो जाएगी पूरी, राइट। तो दिस वन इज अल्ना एंड दिस वन इज रेडियस। ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, पता नहीं, उसे कह रहे हो वो, उसे बताओ क्या कह रहे हो। सही कह रही है, सही, दैट्स इट। यहाँ याद हो गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ें, ओके। तो हमारा एल्बो जॉइंट जो है, दिस इज एल्बो जॉइंट, है ना, ये एल्बो जॉइंट है हमारा। तो ये ह्यूमरस से बना है और रेडियस और अल्ना से बना है। तो अब इसको हम बोलेंगे रेडियो अल्नर, रेडियो अल्नर। तो आपको अगर रेडियो अल्नर कोई बोल दे, हो सकता है वहाँ जेएनएमसी में आपको कैडेवर पे वो रेडियो अल्नर बोल दें, क्योंकि उनके यहाँ तो रटी हुई चीज़ है उनका, हमें अभी समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार हम भी समझ जाएंगे तो हम भी रेडियो अल्नर बोलने लगेंगे, है ना। तो हमारा रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस मिल करके हमारा एल्बो जॉइंट बनता है। और फिर उसके बाद नीचे जो है वो ये इतनी बहुत सारी हड्डियाँ आ रही हैं, छोटी छोटी बहुत सारी हड्डियाँ हैं। आगे बढ़ें, आगे बढ़ाए, आगे बढ़ा, राइट, है ना। अब इनको जो है वो हम बोलते हैं कार्पल्स। ये इतना हिस्सा, ये हड्डियों का बहुत सारे हड्डियां हैं छोटी छोटी, 8। देन मेटाकार्पल्स, राइट। देन उसके बाद एक और करो, और आगे बढ़ाओ, राइट। देन हमारी फैलेंजेस, ठीक है नहीं। तो हमारी फैलेंजेस हैं, हमारे पास मेटाकार्पल्स 5 हैं, हमारे पास कार्पल्स हमारे पास 8 हैं। कहाँ, ब्रैकियम, आम को ब्रैकियम भी बोलते हैं। आप लोगों के लिए बहुत वो नहीं है, अगर आप इसको याद रख सकें तो याद रख लीजिएगा, यानी फोर आर्म को बोलते हैं एंटी ब्रैकियम, ब्रैकियम एंटी ब्रैकियम। चले, हाँ हाँ,
हो गया? चलें आगे बढ़ें थोड़ा सा, देखें हम लोग। ओके, पीछे करना ज़रा, पीछे करो। ओके फाइन। अभी आप देखो थोड़ा सा, देखिए एक तो होती है चीज़ आपको बहुत काम आएगी, एक तो होती है सीइंग, SEEING, सीइंग, और एक चीज़ होती है ऑब्जर्वेशन। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सीइंग एंड ऑब्जर्वेशन। सीइंग में तो सिंपल इतना होता है कि देखना है, ऑब्जर्वेशन में देख करके चीज़ों को समझना भी है कि ये चीज़ ऐसी हो रही है, क्यों हो रही है, क्या वजह है। ज़रूरी नहीं है कि उसको बोला जाए हर वक्त, राइट। जैसे जैसे टीचर का, चूँकि आप लोग टीचर होने जा रहे हो, जैसे जैसे टीचर का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, जो सिंसियर टीचर होता है, सारे टीचर सिंसियर नहीं होते, जो टीचर सिंसियर होता है उसका जो है वो अपने अनुभव के साथ, उसका अनुभव जो उसको ज़्यादा अच्छा और अच्छा बना देता है, तो वो उसकी ऑब्जर्वेशन क्वालिटी होती है। मीन्स मैं आपको देख रहा हूँ कि हाँ इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ओके फाइन, लेकिन मेरा साथ साथ ऑटोमेटिकली मेरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो ऑब्जर्वेशन भी करता चल रहा है कि वेदर स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंटरेस्ट और नॉट, वेदर दे आर लर्निंग और नॉट। पीछे वाली स्लाइड में आपके क्या एक्सप्रेशंस थे, राइट। जब तक मुझे वो एक्सप्रेशन जो मीन्स मुझे चाहिए हैं अंदर से आपकी लर्निंग, वो आप अपनी लर्निंग जो है वो अपने एक्सप्रेशंस से बताओगे, राइट। और वो एक्सप्रेशंस मुझे मालूम है वो कैसे एक्सप्रेशंस हैं। अगर आपके एक्सप्रेशन वैसे नहीं होंगे तो मैं वो स्लाइड से आगे नहीं बढ़ूंगा। आपकी लर्निंग हो रही है इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर पीछे की एक स्लाइड हमारी नहीं समझ में आई हमको, तो आगे की स्लाइड में पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता, राइट। तो ऑब्जर्वेशन आपका बहुत ज़रूरी है। अभी देखो यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये है कि इतने से हिस्से में इतनी बहुत सारी हड्डियाँ, 14 + 5 + 8, यहाँ पे 2 हड्डियाँ और यहाँ पे सिर्फ 1 हड्डी, ऐसा क्यों? अब ये ऑब्जर्वेशन का सवाल है। ये तो एनाटॉमी है, ये फंक्शन करेगी तो वो फिजियोलॉजी हो जाएगी। सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? आपको क्या लगता है? जी, ग्रैस्प करने के लिए, ओके, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट करने के लिए, और कोई रोकती है, और राइट जी, हार्ड होने के लिए, छोटा छोटा बोन्स होगा तो हार्ड होगा ज़्यादा, या ये ज़्यादा हार्ड होगी या ये ज़्यादा हार्ड होगा? छोटा जो छोटी बोन्स जो है ज़्यादा हार्ड होंगी, ओके फाइन। कई प्रकार के मूवमेंट्स करने के लिए, एक ही होगी तो उसमें टूटने का वो ज़्यादा रहेगा, राइट। आपके जितने भी आंसर हैं वो सारे के सारे आंसर सही हैं आपके। मीन्स ये आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ा रहे हैं, ये आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ा रहे हैं काम की, राइट, क्योंकि आपको डिफरेंट डायरेक्शंस में इनको मूव करना है, और साथ में ये प्रोटेक्टिव भी, आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मीन्स आप जब भी गिरते हो तो हाथ के बल गिरते हो। छोटा बच्चा हाथ के बल नहीं गिरता, इसलिए उसके सिर और उसके दूसरी जगह पे सॉफ्टनेस ज़्यादा दी जाती है, राइट, इसी वजह से, क्योंकि वो हर वक्त हाथ के बल नहीं गिरता, वो किसी के बल भी गिर सकता है, कैसा भी गिर सकता है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो फिर आप गिरते हैं, तो फिर आपको गिरना भी सिखाया जाता है, इज़न्ट इट? स्पोर्ट्स में सिखाया जाता है हाउ टू टेक डाइव, हाउ टू रोल ऑन। ऐसे नहीं गिरना है कि मुंह के बल छपाक से गिर गए, है नहीं। तो आपको बताया जाता है, आपको जूडो में भी गिरना होता है तो आपको पहले बताया जाता है कि आपको ये इस पे लोड लेना है, देन आपको पीठ छुलानी है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दम से पीठ के बल गिर जाएंगे, राइट। तो आपकी ये जो बोन्स हैं ये वही काम कर रही हैं जो बच्चे की बोन्स काम कर रही हैं, शॉक एब्जॉर्बर। तो आपका प्रोटेक्शन भी कर रही हैं ये, और फिर ये ट्रांसमिट कर रही हैं फोर्स को पीछे। जब आप गिरोगे ऐसे कहीं भी इस साइड में गिरे तो आपने रोका, तो ये ट्रांसमिट कर रही है। तो अगर यहाँ पे सिंगल होगी तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे ब्रेक होने के, तो फिर यहाँ पे उसने 2 दिए। मीन्स एफिशिएंसी भी है लेकिन साथ में आपका डिफेंसिव भी है नहीं। और जब तक उसने शॉक एब्जॉर्ब पूरा
अच्छे से यहाँ तक एल्बो जॉइंट तक आते आते कर लिया उसने, तो उसने जो है वो एक लंबी शाफ्ट दी ताकि आपकी पूरी मजबूत पकड़ आपकी हो जाए आपके मूवमेंट में। ओके फाइन, ये टूट ना जाए, इतना फोर्स लग गया ये टूट ना जाए, तो उसने फिर यहाँ एक जॉइंट दिया आपको कई सारी बोन्स का मिला के, ताकि वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो कंटिन्यूअसली आपको पावर प्लस मीन्स आपको फोर्स, पावर आप कह लीजिए, प्लस प्रोटेक्शन, ये दोनों चीज़ें आपको एक साथ वो प्रोवाइड करती चल रही है आपकी बॉडी, राइट। इस वजह से आपके पास हाथों में, इस वजह से इसी तरीके से पैरों में हमारी जो है वो ज़्यादा हैं। देन हमारी टिबिया एंड फिबुला काफ की बोन्स आएंगी, देन हमारी एक थाई बोन आएगी, देन फिर अगेन उनके जॉइंट्स आएंगे, राइट। इस तरीके से जो है वो शॉक एब्जॉर्बेंट हमारे बढ़ते चले जाते हैं। ओके फाइन, आगे। ओके, हमारी हिप्स हैं। अब ये हिप हमारा एक वॉश बेसिन की तरह का हमारा सिंपल एक प्लेन जॉइंट है। आगे करो, है नी, इसको देख लिए ज़रा, थोड़ा पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो, पीछे। ओके, कॉक्सल बोन्स और ऑस कॉक्सी, एनाटॉमी का टर्म हिप बोन नहीं है। कॉक्सल और ऑस कॉक्सी ये एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है हिप बोन की। आपके कंपटीशन में ये आ सकता है कोई भी सवाल कि कॉक्सल बोन्स क्या होती हैं, तो ये कॉक्सिक्स कहते हैं ना इसको, यहाँ पे कॉक्सिक्स, तो वही कॉक्सल बोन्स उसमें फिक्स होती है ना कॉक्सिक्स, इस वजह से उसको बोलते हैं कॉक्सल बोन। और ऑस कॉक्सी अगर आप जेएनएमसी में वहाँ जाएंगे और आपको जो है वो हिप बोन उन्होंने दिखाई, तो और अगर आप लोग खामोशी के साथ चुपके से एक दूसरे से बोल रहे हो कि हाँ यार यही ऑस कॉक्सी है, और अगर उन्होंने सुन लिया ना उन्होंने, तो मतलब उनको वो मारे हैरत के कहीं इंतकाल ना हो जाए उनका। राइट, ओके, आगे बढ़ें। हाँ, अभी देखो आप, पेल्विस और पेल्विक गर्डल फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में, मतलब यहाँ पर असल में लाइन डिमार्केट होती है ना कहीं पे कि अच्छी एनाटॉमी और सो एनाटॉमी की इंफॉर्मेशन किसके पास है और किसके पास नहीं है। तो कुछ चीज़ें होंगी उसी से वो चेक करते होंगे, जाहिर सी बात है नहीं। तो उनमें से एक ये भी है कि पेल्विक गर्डल और पेल्विस इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ऑलमोस्ट ऑल द फिजिकल एजुकेटर्स, 99.9% फिजिकल एजुकेटर्स, दे यूज पेल्विक गर्डल इज इक्वल टू पेल्विस। मतलब जो पेल्विस है वही पेल्विक गर्डल है, जो पेल्विक गर्डल है वही पेल्विस है। लेकिन एनाटॉमी की फील्ड में ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे हैं तो फिर इन दोनों में फ़र्क है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलें आगे करिए। राइट, अब ये कैसे पढ़ा जाएगा, क्या लिखा हुआ है ये? द टू हिप बोन्स आर टुगेदर कॉल्ड एज पेल्विक गर्डल। राइट, टू हिप बोन्स, ये दो हिप बोन्स हैं, और ये दो हिप बोन्स एक हिप बोन नहीं है, ये अलग है और ये अलग है। लेकिन जब इन दोनों को एक साथ हम पढ़ते हैं देन इट इज पेल्विक गर्डल। बात समझ में आ रही है? जब दोनों को एक साथ, ये एक हिप बोन है और ये एक हिप बोन है, ये दो हिप बोन है, अलग अलग हैं, राइट। ये ऐसे जुड़ी हुई हैं भाई, ये एक हिप है, ये एक हिप है, इसकी बोन अलग है, इसकी बोन अलग है। जैसे ये एक फीमर है, ये एक फीमर है, ये एक ह्यूमरस है, ये एक ह्यूमरस है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, जब ये दो हिप बोन्स आपस में आप पढ़ते हो देन दिस इज कॉल्ड पेल्विक गर्डल। लिख लो अपनी भाषा में जो भी लिख सको। आपको यहां दिखाई भी दे रहा है ना, दो हिप बोन्स हैं। आगे बढ़ना।
ये तो दिखाई नहीं दे रही यार। सर तो ये बहुत सारा कंप्लेंट हुए थे क्या है? राइट। ये दो हिप बोन्स आपकी स्पाइनल कॉलम के साथ, अभी तो दो हिप बोन्स है ना, वो अलग हैं। ये हिप बोन है और ये हिप बोन है, दिस इज हिप बोन। अभी इसके बीच में ये और फिक्स हो गई आकर के, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉक्सिक्स, दैट इज कॉल्ड पेल्विस। एक बोन, ये दो बोन हमने मिला ली तो आपस में क्या हुआ? पेल्विक गर्डल, सिंपल, राइट। अभी इनके बीच में स्पाइन आके लगेगी ना, ऊपर से स्पाइन आ रही है और वो फिक्स यहाँ पर अंदर फिक्स होगी, जैसे अभी उसमें फिक्स हुई है। जब ये ऐसे फिक्स हो जाएगी अंदर, देन दिस इज कॉल्ड, होल रीजन इज कॉल्ड पेल्विस। ठीक है नहीं? जी जी। दिस इज वन हिप बोन, दिस इज वन हिप बोन, ऐसे ही है, राइट। दिस इज अनदर हिप बोन, this one is fixed here, right, and this one is fixed here. Done? Okay. ये दो हिप बोन्स is called pelvic girdle, right. गर्डिल कहते हैं कोई ऐसी फ्लैट चीज और थोड़ी लंबी जहां पे आप कुछ बांध सकें, लाइक कमरबंद। अब आप देखो कमरबंद आप कहाँ बांधते हो? इसके ऊपर बांधते हो या यहाँ से कहीं बांधते हो? ओके, यहाँ कहीं बांधते हो, गर्डिल पे बांधते हो, राइट। गर्डिल है, इस गर्डिल पे हम बांधते हैं ताकि इससे सपोर्ट मिला रहता है उसको। अगर आप यहाँ बांधोगे तो कहीं नीचे की तरफ खिसकेगा फिर वो मूवमेंट के साथ साथ, राइट। तो पेल्विक गर्डिल, गर्डिल इज समथिंग around which you can tie up something, ठीक है नहीं? ओके। इन दो के साथ ये एक आपकी स्पाइनल कॉलम का एक लास्ट हिस्सा है। आप देख रहे हो इसमें कितने तरह के छेद हैं। ये सारी नर्व्स बाहर निकलती हैं इसमें से, राइट। है ना? ये दिस इज कॉल्ड टेल बोन, दिस इज कॉल्ड टेल बोन। ये बोन आपकी बैठते पे ऐसे रहनी चाहिए, लेकिन हम बैठते ऐसे हैं, मीन्स आपको सीधा ऐसा रहना है। अगर आप ऐसे नहीं रहोगे, ऐसे रहोगे, तो आपकी ये जो नर्व्स इधर उधर से निकल रही है ना, तो वो उनके ऊपर अनड्यू प्रेशर पड़ता है। और मैकेनिकल लोड अगर 60 किलो का भी पड़ रहा है तो फिर 180 किलो का पड़ता है फिर, राइट। ये इस तरीके की बोन सबके पास है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। दिस इज हमारी टेल बोन। सर इसमें वो दोनों जुड़ गए तो पेल्विस हो गया। एग्जैक्टली। और सर कॉर्टिक वो क्या चीज़? सर जो दूसरा वर्ड था फिर वो पेल्विक गर्डल, इसके मिसिंग ये नहीं है। अभी सिर्फ वो दो बोन्स हैं, तो वो दो बोन्स आर कॉल्ड पेल्विक गर्डल। बात क्लियर हो रही है ना? कॉक्सिक्स, कॉक्सिक्स ये इसके अंदर फिट हो जाएगी ना, यहाँ पर, है ना? ऐसा ही है ना ये बोन, ठीक है नहीं? पीछे का हिस्सा है ये जो पिक्चर है, ये पीछे का स्पाइन का लास्ट हिस्सा है बिल्कुल। दिस इज कॉल्ड टेल बोन, ये टेल बोन है हमारी। बात क्लियर है सबको? कोई परेशानी तो नहीं है आपने? ये बड़ी स्पॉन्जी बोन होती है, अभी बड़ी टन बोल रही है, लेकिन ये टन ऐसी होती नहीं है। ये बहुत स्पॉन्जी, बहुत वाटरी होती है, राइट। आप इसको अगर अनड्यू प्रेशर के साथ ऐसे करके बैठते हो, अगर पोस्चर आपका ख़राब है, तो ये यहाँ से हल्के हल्के सालों में जो है ये पिचक जाती है। अच्छा, फिर आपको वो लो बैक पेन जिसको सुना ना आपने,
तो ज़्यादातरों को लो बैक पेन है, कुछ लोगों को एक्सीडेंट का लो बैक पेन होगा, कुछ लोगों को एक्सीडेंट का लो बैक पेन होगा, स्पोर्ट्स इंजरी का लो बैक पेन होगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं लाइफ स्टाइल के लो बैक पेन की बात कर रहा हूँ। जिन्होंने कुछ नहीं खेला, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन उनको भी लो बैक पेन है। उनको लो बैक पेन इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपने स्पाइन को ऐसा नहीं रखा, उन्होंने स्पाइन को ऐसा रखा, जब भी बैठे तो ऐसे करके बैठे। अब वो बचपने से आदत पड़ी हुई है वैसे बैठने की। किसी ने कहा भी सीधे बैठो तो थोड़ी देर के लिए सीधे बैठ गया, फिर वैसे ही हो गए थोड़ी देर के बाद। तो ये स्पॉन्जी पार्ट हमारा जो है ये पिचक जाता कहीं एक तरफ से। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना कितने बहुत सारे छेद हैं। अब इतने बहुत सारे छेद हैं तो इसका मतलब है बहुत सारी नर्व्स निकल रही होंगी इसमें से, और वो सारी नर्व्स जो है वो आपके इधर नीचे जा रही होंगी, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को संभाल रही होंगी और आपके पूरे पैरों को संभाल रही होंगी। आपका पैर बड़ा कॉम्प्लेक्स काम करता है, आसान काम नहीं करता है नहीं। तो ये सारी नर्व्स में से कोई एक नर्व जो सबसे लंबी नर्व होती है उसे कहते हैं शियाटिका। तो कहते हैं ना हम लोग शियाटिका हो गया, उसको शियाटिका हो गया। तो वो शियाटिका जो है वो यहीं कहीं किसी हड्डी में वो नर्व होती है, वो दब जाती है दो हड्डियों के बीच में, फिर वो नर्व दब जाती है क्योंकि ये यहाँ से कहीं से दब गया, कोई एक स्पॉन्जी हिस्सा है, ये स्पॉन्जी हिस्सा कहीं से दब गया है, दब गया तो वो नर्व बाहर निकल आई और दूसरी हड्डी के उसमें आ गई। अच्छा, ये तार जो होते हैं निकले हुए नर्व्स, ये सब नंगे होते हैं, नंगे तार हैं। इनको अगर आप भी करोगे तो करंट बहुत तेज़ मारेगा। तो ये प्रोटेक्शन दिया हुआ है उनको कि वो इसी वजह से इसके थ्रू होते हुए चलते हैं वो सब, और यहाँ से निकलते रहते हैं छेद से जहाँ जहाँ जाना होता है उनको। राइट, ओके, आगे। ओके, हमारे लेग्स की भी बोन्स वैसे ही हैं बिल्कुल जैसी हमारे हाथों की बोन्स हैं। आगे बढ़े। सिंपल आपको बोन्स के नाम याद रखने। ह्यूमरस सही है ना? हाँ, ऐसे ऐसे सर हिला रहे कुछ लोग। हाँ यार, अब सही है? बदहजमी हो जाती है यार ऐसा नहीं। हाँ, ओके। देन हमारी ये पटेला है। पटेला कुछ लोग कहते हैं ये बोन है, इतना छोटा सा हिस्सा। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये बोन नहीं है, ये कार्टिलेज है। ओके, हम इस बहस में नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन में हमें इस बहस में नहीं पढ़ना है। हमें इस बहस में पढ़ना है कि ये पैटेला हमारा सेफ कैसे रहेगा और पैटेला होता कहाँ है। नहीं, इसको जो है वो सीसामॉइड बोन भी बोलते हैं, लिख लीजिए आप इसको। पैटेला इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीसामॉइड बोन, SESAMOID, सीसामॉइड बोन। बहुत छोटी सी होती है और बड़े काम की होती है। ये आपके जो ऊपर से फीमर आ रहा है, नीचे से टिबिया फिबुला आ रही है, इनको पकड़ के रखती है सर। आउटर कवरिंग लगा के और सब चारों तरफ से बैंड से बांध दिया तो आपका नी जॉइंट आपका स्टेबलाइज्ड रहता है। वरना तो ये ज़रा सी देर में 30 डिग्री पे चला जाएगा ना, और ज़रा सी देर में 30 डिग्री पे गया तो ACL चला गया आपका। ACL का प्रोटेक्शन मोर देन 80% आपका इस पे डिपेंड करता है, इस सीसामॉइड बोन पे। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी हेल्थ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राइट, ये ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से हिल जाता है, आगे पीछे आप अपने हाथ से भी उसको हिला सकते हो, बट टाइट मत करो थाइज़ को, तो खुद भी आप इसको हिला सकते हो। ऊपर नीचे हो जाता है ये। राइट, ये इसी वजह से हो जाता है, ये ग्लाइडिंग है। ये ग्लाइड इसीलिए करता है ताकि आपकी बोन्स को आपके मूवमेंट के अनुसार इसको सेट करता रहे वो, क्योंकि जब तक ये मूव नहीं करेगा जब तक वो सेट नहीं कर पाएगा मूविंग बोन्स को। राइट, तो ये आपकी नी के हेल्थ के लिए, उसकी प्रॉपर नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, आपकी रनिंग और आपकी वॉकिंग के लिए और आपके सीधे खड़े रहने के लिए, ये आपके लिए ये पैटेला जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है हमारे आपके? राइट, है ना? बहुत छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, उससे बड़े बड़े तो ये हैं।
कभी कभी जो है वो बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ें संभाल के रख लेती हैं, राइट। सिक्के लोहे के होते हैं, सिक्के लोहे के होते हैं, और गुल्लक मिट्टी की होती है। कौन किसको संभाल के रखता है? मिट्टी लोहे को संभाल के रख लेती है, isn't it? क्या? नहीं मूव करो ना इसको, खूब मूव करो, इसको बाहर निकाल लो, तेल लगा लो, कोल्ड क्रीम लगा के फिर वापस फिक्स कर लो। क्या चीज़? ये नहीं, ये वाइट लिगामेंट नहीं है, ये बोन है ना, ये जुड़ी हुई है अब दूसरी और चीज़ों से। अभी देखो ना आपने वहाँ पे, है ना, ये फिक्स्ड ऐसी बोन है। हाँ, चकनाचूर हो जाती है ये। क्या चीज़? फिर तो इसकी जगह स्टील की ही पड़ेगी, फिर ये बोन नहीं पड़ सकती। ये टूट करके आमतौर से इसकी अगर किरचे विरचे झड़ी हैं तब तो ये जुड़ जाएगी, लेकिन अगर ये चकनाचूर हो गई तो फिर अब इसकी जगह, अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, तो वो आर्टिफिशियल फाइब्रस जो है वो अब आपको वो लगा देंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, वो कुछ भी लगा दो XYZ, नेचुरल के बराबर वो मूवमेंट फिर आप दोबारा नहीं कर पाओगे, ठीक है नहीं। इसलिए इसका प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्रिजर्वेशन के लिए आपको एक एक्सरसाइज में बता देता हूँ, आप लोग जब चाहो तब आप करते रहना। उसे हम लोग कहते हैं लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन, सीधे बैठें और ये, राइट, ये आपके हेल्थ के लिए, इसकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली बैठे बैठे आप कर सकते हैं, नीचे रोल करके तौलिया लगा लीजिए जब आप ज़मीन पे बैठे हों, और देन उसको पुश करिए। देन इसकी हेल्थ के लिए आप क्या करिए, एड़ी के नीचे उस तौलिया को लगा लीजिए, एड़ी के नीचे, और जाहिर सी बात है तो घुटने में थोड़ा सा गैप हो जाएगा, पैर ऐसा हो जाएगा थोड़ा सा आपका, है ना। देन उसको एड़ी से पुश करिए। तो उसकी हेल्थ के लिए आपके ये 2-3 एक्सरसाइजेज थी जो मैंने आपसे शेयर करी, है नहीं। आपके घर में कभी किसी को शोल्डर में कोई दर्द वर्द हो रहा हो तो इस तरीके की एक्सरसाइजेज अगर आप कराओ तो, है ना, सही नहीं हो जाएगा लेकिन एफिशिएंसी तो बढ़ ही जाएगी, है। क्या चीज़? तो मैंने क्या बोला अभी? मैंने शोल्डर बोला आपको, अच्छा, राइट। चलिए आगे बढ़ें, राइट। ये हमारे पैरों का खूबसूरत भारत का नक्शा हमारे पास है। आगे 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 आगे, है नहीं। ओके, ये हमारे पास बहुत सारी बोन्स हैं, बहुत सारी हमारे पास ये हैं। मैं आपको स्लाइड भेजूंगा तो आप उसको तब आप याद रख लीजिएगा इसमें, राइट। कल वाली भी नहीं भेजी मैंने, अरे यार बड़ी वादा खिलाफी करते भाई हम, है नहीं, भेज देंगे, राइट। आगे, ओ एपेंडिकुलर ख़त्म। पूरा एपेंडिकुलर आपका टेक्निकल टर्मिनोलॉजी से भरा पड़ा है नहीं। लोकेशन आपको याद होनी चाहिए और उस लोकेशन की बोन आपको याद होनी चाहिए, एंड दैट्स ऑल। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, और बाकी लोग मीन्स जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के, वो ये भी कर रहे हैं कि ये बोन के कौन कौन से लिगामेंट्स हैं। अब बथेरे लिगामेंट होंगे इसके चारों तरफ। अब हर लिगामेंट का एक नाम है, चाहे वो 2 फाइबर का ही बना हुआ हो, उससे हमें बहस नहीं है। ज़्यादा हमें कुछ चिकर करेगा ये तो हम ऑर्थोपेडिशियन के पास चले जाएंगे, वो उसका काम है वो। लेकिन कम से कम हमें जितना काम है उतने की तो एनाटॉमी हमें मालूम होनी चाहिए ना, एटलीस्ट उतनी पता होनी चाहिए हमको। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है नहीं। आगे देखें क्या है, आगे कुछ नहीं है। ओह फंक्शन है, चलो छोड़ो, कल करेंगे हम लोग इसको, ठीक है नहीं। तो यहाँ तक हमारा है, यहाँ तक की मैं स्लाइड आपको भेज दूँ, ठीक।